देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, गुड इवनिंग क्रिश। कृष्ण शंकर। अच्छा ठीक है, देखो सबको सुनाई दे रहा है तो मतलब कभी कभी तुम लोग का माइक इशू होता है, पता है मुझे। अगर नहीं दे रहा है तो बताओ, सबको सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, चलो देखो हम लोग जो है यहाँ पर लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसके बाद यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आता है। देखो, पेइंग ए पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट, इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। ठीक है, पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट का मतलब जो पार्टनर रिटायर हो जा रहा है, ठीक है, अब उसको हम लोग पूरा पेमेंट कर सकते हैं, कुछ पेमेंट कर सकते हैं, कुछ जो है ड्यू रख सकते हैं। गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग मैम। तो देखो, तो हम लोग कुछ पेमेंट कर सकते हैं, कुछ अमाउंट जो है वो हम लोग ड्यू रख सकते हैं। अगर ड्यू रख लेते हैं ना तो उसे लोन बोला जाता है, क्योंकि देखो पार्टनर चला जा रहा है, अभी उसका बिजनेस से कोई लेना देना है नहीं, तो उसको उसका हिस्सा दे देना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं दे पाता है, हो सकता है ना नहीं दे पा रहा है, तो क्या करेगा, लोन के हिसाब से उसे ट्रांसफर या ड्यू दिखा सकता है। तो अगर हम लोग लोन जो हम लोगों को पे करना चाहिए था पार्टनर को, वो पे नहीं करके उसको लोन बना लिए, बाद में पे करेंगे, यानी वो लोन बन गया लाइबिलिटी। ठीक है, अब उस लाइबिलिटी को हम लोग इंस्टॉलमेंट में अगर पे करते हैं तो वो कैसा होता है, उसके यहाँ पर एक कैलकुलेशंस दिया हुआ है एग्जांपल से, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पेइंग ए पार्टनर्स लोन इज ओनली ए मैटर ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस। मतलब बेसिकली बात ये है कि अगर हमारे पास पैसा है, मतलब फाइनेंस करना पड़ेगा ना पेमेंट के लिए। अगर हमारे पास पैसा है तो नहीं है तो अरेंज करना पड़ेगा, अगर हम लोग पे करना चाहते हैं तो अरेंजिंग फाइनेंस। तो बोल रहे हैं कि बात इतना ही है कि हमें पैसा का जुगाड़ रखना पड़ता है अगर हमें पे करना है। हाउएवर समटाइम्स इट इज स्टेटेड दैट द लोन इज टू बी पेड ऑफ in so many equal installment and that the balance is to carry interest. In such case what should be done in that is that the loan should be divided into equal parts। मतलब क्या बोल रहा है, सिंपल अगर देखें तो जब हम लोग पार्टनर को पेमेंट नहीं करके उनको बोल रहे हैं कि बाद में पेमेंट करेंगे, तो वो लोन बन गया। अब जैसे ही लोन बन गया तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर किसी का पैसा हम लोग मान लो कि पार्टनर को मिलना है 1 लाख, ठीक है, आज 1 लाख दे देते हैं तो बात खत्म। लेकिन नहीं दे पाते हैं, मान लो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग 5 साल में पे करेंगे, तो क्या 5 साल बाद भी कोई 1 लाख ही लेगा? फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आ जाता है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन द सेंस कि हम ये बोलना चाह रहे हैं आज 1 लाख का वैल्यू जो है 5 साल बाद भी क्या वही रहेगा? नहीं, तो फिर क्या भरो, इंटरेस्ट भर, बाद में पैसा देना है तो इंटरेस्ट भरो। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि बाद में पेमेंट करते हैं तो हम लोग इंटरेस्ट हमें देना पड़ सकता है। ठीक है, The interest for the period should be calculated and the payment should consist of the installment on account of the loan plus interest। ये रूल्स बताएं कैसे होगा। हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन यहाँ पर एक एग्जांपल बना रखे ना, इसे समझाते तुम लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर बोला है एक पार्टनर का लोन हो रहा है 30,000, मतलब उनको 30,000 देना है एंड दैट इट हैज टू बी पेड इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 30,000 को अगर हम लोग 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे, मतलब 4 बार में पर ईयर, ठीक है, ईयरली 4 टाइम्स हम लोग पे करेंगे, तो पर ईयर कितना करके पे होगा, डिवाइडेड बाय 4 करो, पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखो 30,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो पता चल जाएगा 7,500 करके हमें पर ईयर पेमेंट करके देना है। ये देखो बना भी दिया यहाँ पर ना, कैलकुलेट करके। एंड दैट द लोन इज टू कैरी इंटरेस्ट 6% पर एनम। अच्छा, बोल रहे हैं कि 4 बार में पे करेंगे और इंटरेस्ट 6% होगा, तो फिर इंटरेस्ट किस पे देना होता है? तो बेसिकली रूल्स ये होता है कि हमेशा इंटरेस्ट हमें लोन अमाउंट पे देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम बताते हैं कैसे होगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑन अकाउंट ऑफ लोन कम्स टू 7,500। ये क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है पता है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट अमाउंट भी है, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब ये इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के, इसे हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। लेकिन ये इसमें ना इंटरेस्ट अभी लगा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर लैंग्वेज इंस्टॉलमेंट जरूर दे दिया है, लेकिन तुम लोग जब इंस्टॉलमेंट देखोगे ना तो ये 9,380 हम बताते हैं क्या हो रहा है।
यहाँ पर जो है हमें टोटल 30,000 पे करना है 4 टाइम्स में, तो 7,500 7,500 हम यहाँ पर ना लिख के दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो लिख के दिखाते हैं तो मुझे समझाने में आसानी हो जाए। लोन अमाउंट, टोटल लोन अमाउंट है 30,000। अब क्वेश्चन में ही हमें बोल दिया है कि हमें एनुअली पे करना है 4 बार में, तो 7,500 करके होगा। इसका नाम दे दिया इन्होंने इंस्टॉलमेंट, लेकिन बेसिकली ये इंस्टॉलमेंट किस चीज का है, सिर्फ प्रिंसिपल का है। लेकिन ये जो इंस्टॉलमेंट लैंग्वेज है ना, ये इंस्टॉलमेंट लैंग्वेज में 2 चीज इंक्लूडेड होता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और एक इंटरेस्ट अमाउंट, ये दोनों मिला के होता है इंस्टॉलमेंट। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज को कभी कभी यूज कर लेता है कि इंस्टॉलमेंट है, लेकिन ये तो सिर्फ प्रिंसिपल का डिवाइड हुआ। यहाँ पर इंटरेस्ट कहाँ लगा है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि तुम लोग कुछ खरीदते हो, अभी तो नो कॉस्ट ईएमआई भी होता है। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब हम लोग इंस्टॉलमेंट में चीज को खरीद रहे हैं बट हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, उसे बोला जाता है नो कॉस्ट ईएमआई, ठीक है। ऑनलाइन परचेस करते हो कुछ भी तो देखना वहां पर हर एक चीज का तो आजकल इंस्टॉलमेंट है, छोटे से छोटे अमाउंट के लिए भी ना इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, तो वहां पर लिखा हुआ रहता है नो कॉस्ट ईएमआई है कि विद इंटरेस्ट है। नो कॉस्ट का मतलब हमें एक्स्ट्रा कुछ बेयर नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो हमें 30,000 देना है और इंटरेस्ट बता रखा है 6%, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब पर एनम मतलब ईयरली इतना हो जाएगा। इन द फर्स्ट ईयर द अमाउंट टू बी पेड विल बी 9,300। ये कैसे हुआ, तो अकाउंट में तो किया हुआ है, हम इसको नॉर्मल समझाएंगे फिर अकाउंट यहाँ से दिखा देंगे कैसे करके हो रहा है। तो इसका मतलब देखो हम लोगों का पहले 30,000 बाकी है, ठीक है, हमें किसी को 30,000 देना है, मतलब हम लोग का लोन अमाउंट 30,000, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं इंटरेस्ट अमाउंट, और यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, इसी चीज को बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। अगर नो कॉस्ट ईएमआई है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इन दैट केस जो प्रिंसिपल है वही इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अब हमें बोला है कि हमें ये पेमेंट कैसे करना है, 7,500 करके 4 ईयर में करना है, तो 4 बार मुझे 7,500 पे करना पड़ेगा, ठीक है। 4 बार 7,500 मतलब ही 30,000 हो जाएगा, ये देख लो, है ना, 30,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि सिर्फ 30,000 को इस तरह से पे करने से काम नहीं होगा। आज 30,000 लेंगे, 4 साल बाद भी क्या 30,000 लेंगे, नहीं, इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे ताकि 30,000 का वैल्यूएशन, इंटरेस्ट क्यों ऐड किया जाता है, ताकि 30,000 का वैल्यूएशन आज जो है 4 साल बाद जो होगा उसके साथ हम लोग मैचअप कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर 30,000 हो गया। तो सबसे पहले लोन का इंटरेस्ट कितना होगा, पहले साल लोन कितना बाकी रहा है, मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करके दिखाएं, ठीक है, 4 साल में पे होगा 1 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना अमाउंट बाकी है, 30,000 हम लोगों ने लोन लिया है, पार्टनर से लोन लिया, इन द सेंस यहाँ पर हो रहा है कि रिटायरमेंट में पैसा नहीं दे रहे तो वो लोन में ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। तो 30,000 पे करना है, तो हम लोगों ने 30,000 में कुछ भी नहीं पे किया। जब ईयर एंड होगा तो हम लोग पहला हमारा ईएमआई पे करेंगे, ठीक है। अच्छा ईएमआई जब पे करेंगे तो हम लोग का ये 30,000 पूरे साल भर बाकी था, तो लोन जितना अमाउंट का होता है उस पे इंटरेस्ट लगता है, तो पूरे साल 30,000 बाकी था, तो यहाँ पर 6% इंटरेस्ट लगेगा। तो 6% इंटरेस्ट लगने से पहले साल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 6%, तो ये कितना हो जाएगा 1,800, ठीक है। 1,800 इंटरेस्ट हो गया। इसका मतलब ये देखो यहाँ पर 1,800 लिखा है, इसका मतलब हम लोगों को कितना इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, 7,500 तो पे करना ही है, वो तो हम लोगों ने हमें बता ही दिया है कि 30,000 को एक बार में नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं 4 बार में दे दो, 7,500 7,500 7,500, क्योंकि फैसिलिटी मिल रहा है कि इंस्टॉलमेंट का पैसा इंस्टॉलमेंट में दे पा रहे पूरा पैसा, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, कितना, तो 6% इंटरेस्ट, मतलब 100 रुपए पे 6 रुपया, तो उसके हिसाब से 30,000 पे 1,800 होता है, ठीक है। तो टोटल ईएमआई फर्स्ट टर्म का कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का टोटल ईएमआई हो गया 9,300, ठीक है। ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का इंस्टॉलमेंट बन गया, ये देखो 9,300। हम एंट्री भी बता देंगे, डोंट वरी, एंट्री भी बता देंगे। अब यहाँ पर 30,000 में हम लोगों ने पहली बार 7,500 दे दिया, ठीक है, तो हम लोग को और कितना अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब हम लोग का लोन का अमाउंट कम हो गया।
22,500, ठीक है। अभी हमारा लोन का अमाउंट कितना है 22,000। यहाँ पर लेकिन ये 1800 काउंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 1800 एडेड थोड़ी ना है, यहाँ 30,000 एडेड है। उसमें से हम लोगों ने 7,500 दे दिया। अब हमें जो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट हमेशा याद रखो, इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल वैल्यू पे लगता है, ठीक है। प्रिंसिपल इनटू रेट, प्रिंसिपल वैल्यू पे लगेगा हमेशा। तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा है, ये टोटल प्रिंसिपल वैल्यू है, टोटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मेन अमाउंट, ठीक है। टोटल प्रिंसिपल वैल्यू, मेन तो 30,000 ही है, जो पे नहीं कर पाएंगे एक बार में तो इंटरेस्ट के साथ पे कर रहे हैं, मतलब 7,500 नहीं देके मुझे देना पड़ेगा 9,300, ठीक है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अभी मेरा यहाँ पर ईएमआई पे हो गया। अब इस साल के एंड में ईएमआई पे होने के बाद, ईएमआई डिडक्ट होने के बाद मेरे लोन का अमाउंट कितना निकल के आता है 22,500, ठीक है। ये पूरे साल बाकी रहा तो इस पे फिर से एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा एंड फिर से हम ईएमआई पे करेंगे, जिसपे मुझे 7,500 तो पे करना ही है, प्लस मुझे इंटरेस्ट पे करना है। देखो ये चीज ना प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है, तुम लोग कभी भी लोन लो या घर पे कोई लोन लेता है, हो ही सकता है, तो तुम लोग इस तरह से चेक करना, ठीक है। इस तरह से जो है कैलकुलेशंस होता है। तो 1350 22,500 इंटू 6%, 1350 देना पड़ेगा। तो 7,500 तो देना ही है, वो तो कंफर्म है देना है, और 1350। और देखो जैसे जैसे टाइम पीरियड मतलब पास होते जाता है, पास्ट होते जाता है, तब तब हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता है। क्यों, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि मेरा लोन अमाउंट कम हो रहा है, मेरा प्रिंसिपल लोन मैंने 30,000 का लिया है, वो अमाउंट मेरा जितना कम होगा इंटरेस्ट भी उतना ही कम होगा, क्योंकि वो तो बचे हुए अमाउंट पे लगता है जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा ईएमआई जो है, ईएमआई कम हो गया, नेक्स्ट मेरा ईएमआई बन जाता है 8850, ठीक है। कभी भी ईएमआई बढ़ नहीं सकता, ईएमआई हमेशा कम होता है, या फिर इक्वल ईएमआई भी होता है, वो भी होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे बोला, यहाँ पर इक्वल ईएमआई नहीं है, ठीक है, इक्वल प्रिंसिपल है। ये तुम लोग इंटर में चैप्टर होता है, ठीक है, मतलब हायर परचेज बोल के, वहां पर ये वाला चीज जो है हम लोग करते हैं। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिन लोग का मैथ्स में है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी ये वाला हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये वाला आता है। तो जो भी हो, हमें सीखने से मतलब है, अकाउंट्स में आए या फिर मैथ्स में आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके आगे जाओगे तो एफएम में भी मिलेगा, ठीक है। इंटर में एफएम एक सब्जेक्ट होता है, ग्रुप 2 में, वहां पर भी ये वाला चीज सिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से एक प्रिंसिपल पे कर दिए 7,500। नाउ हम लोग का यहाँ पर बचा कितना, 22,500 माइनस 7,500, तो बच रहा है 15,000। अभी 15,000 लोन है, ठीक है, 15,000 लोन है। तो 15,000 पे देखो 7,500 तो मुझे पे करना ही है किसी भी हालत में, प्लस इंटरेस्ट चेक करेंगे। 15,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 6%, यानी कितना हो जाएगा 900, ठीक है। देखो इंटरेस्ट कम हो गया ना धीरे धीरे, क्योंकि अमाउंट हम लोग पे करते जा रहे हैं तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। 7,500, तो ये हो गया 8,400। नेक्स्ट ईएमआई 8,400 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये वाला कैसे हुआ, यहाँ पर ईएमआई कितना पे किया हम लोगों ने, यहाँ पर ईएमआई पे कर दिया 8,850, ठीक है, 8,850। उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट ईएमआई पे होने के बाद, ठीक है, ईएमआई का अमाउंट नहीं लिख रहा है, ईएमआई पे हो गया। इसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू लिख रखा है, तो यहाँ पर बाकी रहता है 15,000 पूरे साल भर, और उस पे एट द रेट ऑफ 6% करके इंटरेस्ट देने के बाद फिर से हम लोगों ने ईएमआई पे कर दिया, ठीक है। ईएमआई अब फिर से पे करेंगे, देखते हैं कितना होता है। यहाँ पर हम लोगों ने फिर से 7,500 थर्ड ईयर में पे कर रहे हैं, बचा कितना 15,000 माइनस 7,500, तो यहाँ पर बच गया हम लोग का 7,500 ही बच रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 7,500 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 450, ठीक है। 450 रुपीज हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो लास्ट ईएमआई है वो होता है 7,500 प्लस 450, यानी कि 0,597,950, ठीक है। ईएमआई हो जाता है 7,950। हम लोग अब चेक कर लेते हैं हम लोग का मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे जब हम लोग 7,500 दे देते हैं, क्योंकि कुछ भी अमाउंट नहीं बच रहा है, तो और इंटरेस्ट हमें नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये 7,500 हम लोगों ने यहाँ पे किया, फिर 7,500 ये ईएमआई में, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो गया 7,950। एक बार चेक कर लेते हैं, 9300, 8850, 8400,
8400 और ये हो गया 7950। ठीक है, अब एंट्री चेक करो कैसे होगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है 15,000, उसके बाद यहाँ पर ईएमआई पे करने के बाद 7,500 बचेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर फिर से ईएमआई पे हो जाएगा। अच्छा, अब देखो जब हम लोग सबसे पहले जो है लोन, ये क्या है, ये रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट। तो जब लोन का एंट्री होता है हम लोग कैसे करते हैं, देखो जब हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, जिनका पेमेंट करना है पार्टनर का, उनको अगर पेमेंट करते हैं तो टू कैश या फिर लिखते हैं टू लोन अकाउंट बोल के। ठीक है, मान लो ए पार्टनर का हो गया तो यहाँ पर टू लोन लिखते हैं, तो एंट्री क्या हुआ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन, तो ये लोन अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई एज कैपिटल। तो यहाँ पर मैंने ए एग्जांपल के तौर पे लिया, इन्होंने कोई पार्टनर का नाम नहीं लिया है, तो बाई कैपिटल बोल के 30,000 का लोन है। अब जैसे 30,000 का लोन है तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पहले 30,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, 30,000 पे 6% यानी कि 1800, जो कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया। ये देखो 1800। हाँ, तो ये एंट्री क्या होगा, ये सब अकाउंट कौन बना रहा है, पार्टनरशिप फर्म, तो उनके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, उनके लिए इंटरेस्ट हो जाएगा लॉस। ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस, सॉरी लॉस बोल रहे हैं, एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पार्टनर के कैपिटल में वो जाके ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, तो इंटरेस्ट का एंट्री ऐसे हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, हर एक इंटरेस्ट का एंट्री ऐसे होगा। तो इंटरेस्ट में यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, हर एक इंटरेस्ट का एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट बोल के यहाँ पर 1800 आ जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे हमारा ईएमआई कितना होगा, क्योंकि ईएमआई हम लोग का कितना आ रहा है, पहला 9300, और ईएमआई जब भी पे करेंगे उसका एंट्री क्या होता है, ईएमआई पे करेंगे तो पॉकेट से पैसा जाएगा पार्टनरशिप फर्म का, तो टू कैश या बैंक होना चाहिए। ठीक है, और पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का सॉरी लोन, लोन तो कैपिटल जो है वो तो लोन में ट्रांसफर हो गया, लोन धीरे धीरे कम होगा, तो लोन जितने से कम होता है लोन डेबिट होता है। जैसे मान लो तुम लोग नॉर्मल भी लोन लेते हो, बैंक टू लोन, जब पे करोगे लोन टू बैंक, तो वैसे ही जितना पे हो जाएगा उतना कम होगा। तो यहाँ पर हो गया पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये देखो कितना 9300 हो गया। अच्छा, फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा कितना अमाउंट बाकी रहा, तो कितना निकल गया 22,500। कैसे निकला, ये देखो मैंने यहाँ पर क्लियरली दिखाया, ये प्रिंसिपल बच रहा है, फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर से वही एंट्री इंटरेस्ट टू पार्टनर्स लोन। ये देखो यहाँ पर पहले ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके ब्रॉट डाउन, ये एक साल खत्म हो गया तो ये लायबिलिटी ब्रॉट डाउन, जो लोन 30,000 का था वो लोन 22,500 का हो गया। फिर इंटरेस्ट देना है, देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया 1350 हम लोग का भी आया, इंटरेस्ट टू पार्टनर लोन। फिर ईएमआई पे करोगे तो टू कैश, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये पे हो गया, फिर बचा कितना 15,000, हम लोग का भी देखो सेम टू सेम आया, तुम लोग कॉपी में चेक करो, सेम टू सेम 15,000 फिर से यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे, जो लोन 22,000 था वो लोन अभी हो गया है 15,000। अब 15,000 पे हम लोग 6% इंटरेस्ट देंगे यानी कि 900, तो ईएमआई हो जाएगा 7,500 का प्रिंसिपल, वो तो है ही, और 900 दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ 8400 आ जाएगा। चेक कर लो 7,500 प्लस 900। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, तो ये हो जाता है हम लोग का 8,400 हो गया, बचा कितना 7,500। अब ये 7,500 यहाँ ब्रॉट डाउन हो गया, जो 15,000 का लोन था वो 7,500 हो गया, इस पे अब इंटरेस्ट देना है, लास्ट है, फोर्थ नंबर हो गया ना, फोर्थ ईयर हो गया, 4 साल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे पैसे को 4 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया, 450। ठीक है, अब ईएमआई कैसे पे करेंगे, ईएमआई हो जाएगा 7,500 प्लस 450। ठीक है, तो टोटल 7,950 हमें पे करना पड़ेगा। तो 30,000 अगर हम लोग एक ही बार में दे पाते तो 30,000 देने से ही काम हो जाता, लेकिन क्योंकि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं तो इसीलिए हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, मतलब पार्टनरशिप फर्म से रिटायरिंग पार्टनर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनमें एग्रीमेंट हुआ होगा कि इतना 6% इंटरेस्ट होना चाहिए, तो इन्होंने कितना पे कर दिया एक्स्ट्रा, तो इंटरेस्ट उतना ही हो जाएगा। ये देखो पहला पे किया 9300, उसके बाद पे किया 8850, ठीक है, उसके बाद पे किया 8400, उसके बाद पे किया गया 7950, मतलब टोटल 34,500 है ना। इसका अगर टोटल करते हैं तो 34,500, 30,000 की जगह 34,500, मतलब 4,500 जो है वो इंटरेस्ट है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द ईएमआई, कॉस्ट जो है वो 4,500, और ये
टोटल करने से चेक करके देखो 4500 आएगा, जो भी इंटरेस्ट है वही तो एक्सेस हम लोग पे कर रहे हैं, चेक करके देख लो। 1800 इंटरेस्ट, ठीक है, 1350 इंटरेस्ट, 900 इंटरेस्ट और 450 इंटरेस्ट, तो देखो 4500, यही तो हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं। तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, कुछ भी करो, अगर ईएमआई में खरीदते हो तो हमेशा चेक करके देखना कि क्या सही बोल रहा है या कुछ बेवकूफ बना रहा है। तुम लोग इजीली चेक करके देख सकते हो। ईएमआई बोला तो फट से मतलब कैलकुलेट करो कि क्या मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है, नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इजीली चेक करके देख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है, कोई भी ईएमआई करोगे इस तरह से। हाँ, बस इंटरेस्ट रेट अलग होगा, लोन अमाउंट अलग हो सकता है। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया, और एंट्री भी मैंने बता दिया, ठीक है। लेजर पोस्टिंग तो कर ही सकते हो, तो इसको हम और करके नहीं दिखा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इलास्ट्रेशन 6 में, जिसमें ऐसा ना कोई क्वेश्चन, ये पॉइंट तो भी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, तो बट इस पॉइंट का ना कोई मतलब यहाँ पर कैलकुलेशंस जो है इस क्वेश्चन में नहीं है, जहां होगा वहां हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पर दिया था पॉइंट तो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 6 करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 6 में क्या बोला है, Messrs X is a partnership firm with partner ABC sharing profit and losses in the ratio 3:2:5. The balance sheet of the firm 30th June 2022, 30th June 2022 में बैलेंस शीट कुछ ऐसा दिख रहा है इनका। तो ये जो है इनका ईयर थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। 30th जून का है, नॉर्मली होता है जैन टू दिसंबर या फिर अप्रैल टू मार्च, बट ये 30th जून बोल रहा है। ABC तीनों का कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल। इट वाज म्यूचुअली एग्रीड दैट B will retire from the partnership and in his place D will be admitted। मतलब वही जैसा हम लोग लास्ट दिन कर रहे थे, एडमिशन कम रिटायरमेंट वाला प्रोसेस, ठीक है। अब डी जो है वो एडमिट हो जाएगा, बी जो है वो रिटायर हो जाएगा, और ये इफेक्ट दिखेगा 1 जुलाई से। फॉर दिस पर्पस ये एडमिशन और रिटायरमेंट की वजह से फॉलोइंग एडजस्टमेंट किया गया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 लाख due to the firm's locational advantage, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm। मतलब गुडविल का वैल्यू किया गया है 2 लाख, किस वजह से, रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों केस में वैल्यू किया जाता है, तो 2 लाख का वैल्यू किया गया है। और ये वैल्यूएशन इनके जो है लोकेशनल एडवांटेज जो है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया, क्योंकि गुडविल बहुत सारे वजह से जनरेट होता है, जिसमें से लोकेशनल एडवांटेज इनका बहुत ज्यादा है, उसके बेसिस पे इन्होंने किया है, ठीक है। इससे हमें कोई अकाउंट्स में कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंसेप्ट मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब यही है कि गुडविल में बहुत सारे पॉइंट होते थे जिससे हम लोग गुडविल जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जिसमें से लोकेशनल एडवांटेज एक होता है। तो इनका मेनली वही एडवांटेज है जिसके वजह से इन्होंने अपना गुडविल 2 लाख वैल्यू कर रखा है। बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट, पता है नहीं करना है, किसने बता रखा है, AS 26। ये अगर क्वेश्चन लाइन हमें ना भी बताए ना, तो हमें गुडविल को अपीयर करके नहीं दिखाना है। रिकंस्टिट्यूटेड फर्म मतलब नया फर्म जो रिकंस्टिट्यूट हो रहा है वो। बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी आर टू बी वैल्यू 90%, 85%, मतलब बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी का वैल्यू 90% कर दो, मतलब 10% से कम कर दो बिल्डिंग का, ठीक है। प्लांट मशीनरी का 85% कर दो, मतलब 15% से कम कर दो, ठीक है। मतलब रिवैल्यूएशन में लॉस ऑफ द रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू से 90% कर दो और बैलेंस शीट वैल्यू का 85% कर दो, मतलब 10 और 15%। ये जो है ये 15 होगा कि 20, 15 होगा, 15% हमें कम कर देना है। इन्वेस्टमेंट जो है टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 25,000, इन्वेस्टमेंट 22 का था, पार्टनर 25 पे लेके जा रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3000 जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये इफेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगा। और पार्टनर क्योंकि टेक ओवर कर रहा है, तो उसका एंट्री भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना चाहिए। सेम यही ऐसा ही एक ट्रांजैक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था। ट्रेड रिसीवेबल आर कंसीडर्ड गुड ओनली अप टू 90% ऑफ बैलेंस शीट फिगर। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटा जो है वो 90% ही गुड माना जा रहा है, तो 10% पे डाउट किया जा रहा है, मतलब पीबीडीडी बनाना है 10%। ये इस बात को जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है, ठीक है। 90% जो है वो हम लोग का क्या हो रहा है, गुड ओनली कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट अभी बैलेंस भी कंसीडर्ड बैड, मतलब 10% बैड माना जा रहा है, ठीक है। तो 10% का हम लोग बैड डेट जो है बना देंगे, बैड माना जा रहा है, प्रोविजन नहीं करने बोला है, बैड ही माना जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बैड डेट लिख देंगे, प्रोविजंस पर बैड डेट नहीं लिख के बैड डेट लिख देंगे, क्योंकि नहीं बोल रहा है कि मतलब प्रोविजंस बनाओ, ठीक है। तो हम लोग बैड डेट लिख देंगे। इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, जो नया फर्म बनेगा, टोटल कैपिटल उसमें 3 लाख होना चाहिए, किनका,
ए, सी और डी नए 3 पार्टनर बचेंगे, ठीक है। पहले थे ए, बी, सी, बी चला गया, उसकी जगह डी आ गया, पार्टनर तो वही 3 है, लेकिन 3 लाख इनका टोटल कैपिटल बनेगा जो कंट्रीब्यूट होगा थ्रू ए, सी और डी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 3 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, 3/10, 4/10 और 3/10 बेसिस पे, ठीक है। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे, उसका अमाउंट जो ड्यू है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है, मतलब बी का बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या करने बोला है, जर्नल लेजर क्या बोला है, चेक करते हैं। प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो लेजर हो गया, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट नहीं बोला है, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा यहाँ पर देखो, सबसे पहले बिल्डिंग का वैल्यू कम करने बोला है, तो रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग का वैल्यू कितना कम करना है, बोला है बुक वैल्यू से 90% कर दो, तो बिल्डिंग कितना था 2 लाख, तो 2 लाख से 90% कर लेना है। इसका मतलब कैसे लिखोगे, क्या इस पे 90% मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं, हम लोग इस पे क्या करेंगे 10%, 90% पे दिखाना है तो 10% कम करना है, जितने से कम होगा उतने से रिवैल्यूएशन लॉस होता है, अगर बढ़ेगा तो उतने से रिवैल्यूएशन क्रेडिट मतलब प्रॉफिट होगा। तो 20,000 से कम कर देना है, मतलब 2 लाख से 20,000 कम हो जाएगा, तो वैल्यू कुछ आ जाता है शायद 1,80,000 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है प्लांट एंड मशीनरी को 85% कर लेना है, तो इसमें भी वैल्यू कम होता है, प्लांट एंड मशीनरी 85% करना है, मतलब 15% कम कर देना है, तो प्लांट एंड मशीनरी 3,80,000 है, 3,80,000 का 15%, 57,000, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट लिया जाता है 25,000 में रिटायरिंग पार्टनर के तरफ से, ठीक है, तो 3,000 का यहाँ बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, तो यहाँ पर हो जाता है 3,000, ठीक है। 3,000 क्योंकि 25 और 22 का गैप, 25 और 22 का डिफरेंस 3,000। अच्छा, और कोई एसेट का यहाँ पर कुछ नहीं दिखा, हाँ ये बैड डेट, ठीक है, तो टू बैड डेट 10% डेटर को बैड डेट कंसिडर्ड किया गया है, 1,39,000 इस पे 10%, ठीक है, क्योंकि 90% ही गुड माना गया है और बाकी बोल रहा है कि बैड कंसिडर किया गया है, तो यहाँ पर 13,900 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोला था 90% एंड ऑफ बैलेंस शीट फिगर कंसिडर्ड गुड और बैलेंस भी कंसिडर्ड बैड, ठीक है। अच्छा, और देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ भी डेटा नहीं है, सी पॉइंट तो वो कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डी पॉइंट था कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और ये जो है गुडविल पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे, तो ये तो 3,000 इधर ही ज्यादा दिख रहा है तो लॉस होगा, ठीक है। 57,000, 13,900 प्लस 20,000, 90,900 बाई रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। ट्रांसफर टू, ये ट्रांसफर लिखाना है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, नाम है ए बी सी, अच्छा टोटल है 90,000, टोटल 90,900 यहाँ लिखना है, यहाँ माइनस 3,000 लॉस चेक करते हैं, टोटल लॉस है 87,900, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा अपने पीएसआर पे, तो पीएसआर इनका क्या था पुराना पीएसआर 325, मतलब 3/10, 2/10 और 5/10, हाँ। अच्छा, तो 3/10, तो ये डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं, इंटू 3,
26,370 डिवाइडेड बाय 3 into 2 17,580। ठीक है, हम इस तरह से करते हैं। तुम लोग को ये चीज समझ में आता है? ठीक है, नहीं आता है एक एक करके कैलकुलेट करो, बट ये जो है इसमें समय बचता है। जैसे देखो अभी मैंने क्या किया, 10 से पहले डिवाइड कर लिया, अब इंटू 3 किया, फिर डिवाइड 3 कर दिया, मतलब पहले वाले सिचुएशन में आ गया, फिर इंटू 2 किया, अब देखो फिर से डिवाइड 2 करेंगे तो वही मिल जाएगा 8790 जो 10 से डिवाइड करके आया था, इंटू 5 लगा लो। ठीक है, तो बार बार लिखने वाला झमेला नहीं रहता है। 43,950। ठीक है, ये हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। तो पहला रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाला। अब नेक्स्ट हमें बोला है बस अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके देना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, पहले लिखेंगे जो भी ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा रहता है, तुम लोग लिख लेंगे यहाँ पर चेक करके। 1,04,000, 76,000, 76,000 और 1,40,000। डी तो नया पार्टनर है, तो ये ओल्ड बैलेंस शीट देख के हम लोगों ने जो कैपिटल का बैलेंस था वो ब्रॉट डाउन कर लिया। अच्छा, अब ये रिवैल्यूएशन लॉस है, ये पार्टनर लोगों को ट्रांसफर करना है टू रिवैल्यूएशन लॉस। 26,370, 17,580, 4,3,950 और ये। अच्छा, अब देखो यहाँ कोई रिजर्व वगैरह तो है नहीं। अच्छा, अब इनका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 3 लाख रखना है, तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है उनका पैसा जो है लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। हाँ, एक इन्वेस्टमेंट वाला एंट्री है वो कर लेते हैं। कौन इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है? रिटायरिंग पार्टनर। कितने में लेके जा रहा है? 25,000, तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। तो टू इन्वेस्टमेंट लेके कौन जा रहा है? बी। तो बी कैपिटल, क्यों उसका कैपिटल डेबिट हो रहा है? हमको जो भी पेमेंट करना है उसमें 25,000 हम लोग कम पेमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बदले वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट 25,000। ये एक एंट्री हम लोग कर लेते हैं। और बी को जो भी देना है वो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, टू बीज लोन अकाउंट। ठीक है, तो बी को जो भी देंगे वो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और गुडविल वाला एंट्री अभी तक नहीं पाए, तो उसके लिए थोड़ा सा जगह रख देते हैं। टू बैलेंस सी डी, जो हम लोगों के रिमेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 3 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 3:4:3 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, तो वो इसका हम लोग पूरा वर्किंग नोट बना लेते हैं तीनों पॉइंट का। ठीक है, तो पहले वर्किंग नोट नंबर 1 ये हम लोग यहाँ पर बनाते हैं जो रेशियो है उसका। ठीक है, ए बी सी डी, ताकि हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कर ले। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ठीक है, अच्छा देखते हैं ओल्ड रेशियो क्या था। ओल्ड रेशियो था हम लोग का 3:5, 3/10, 2/10, 5/10। ठीक है, अच्छा न्यू रेशियो क्या कुछ दिया हुआ है या फिर हमें खुद से लिखना पड़ेगा? नहीं दिया हुआ है, 3:4:3, तो 3:4:3, 10, 3/10, 4/10, 3/10। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे गेन या फिर सैक्रिफाइस जो भी हो रहा है। ठीक है, तो देखो ए का ना तो गेन है ना तो सैक्रिफाइस है, पहले भी जो मिलता था अभी भी वही मिलता है। ठीक है, तो इनका कुछ भी ऐसा सिचुएशन नहीं हो रहा है। बी जो है ये चले जा रहे हैं। ठीक है, ये चले जा रहे हैं, तो इनका क्या होगा? इनका गेन मतलब इनका सैक्रिफाइस होता है। बेसिकली कोई चला जा रहा है तो मतलब हम लोग बोलेंगे ना कि उनको पहले 210 मिल रहा था, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जो आउटगोइंग पार्टनर होता है उसे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर गुडविल जो है वो मिल जाता है। कंपेंसेट कौन करता है? जो गेनिंग पार्टनर है। तो यहाँ तो कुछ नहीं कैलकुलेट करेंगे, चलो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि सी का पहले 5/10 था, अभी 4/10 है। तो चेक करते हैं यहाँ पर 5 - 4, तो ये हो गया 1/10, मतलब इनका है सैक्रिफाइस।
देखो दिख भी रहा है 5/10 मतलब 50%, 4/10 मतलब 40%, 10% का सैक्रिफाइस है, तो 10% मतलब 1/10। अब ये 10% का सैक्रिफाइस जो है ये किसके लिए कर रहे हैं, जो डी आ रहे हैं उनके लिए कर रहे होंगे, क्योंकि डी को देखो कितना मिला है, डी को 3/10 मिला है। 3/10 कैसे मिला है, अपने लॉजिक से हम लोग सोच सकते हैं। 3/10 कैसे मिला है, सी से मिला है 1/10, ठीक है। और बाकी ये जो बी का 2/10 है ना, ये इनको दे दिया जाएगा, मतलब ये बोला नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन ही हमें बता रहा है कि ये 3/10 इनको कैसे मिला, क्योंकि कोई ना कोई इन्हें तो दे रहा होगा तभी इन्हें मिला होगा। तो 1/10 सी सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका हिस्सा 1/10 ये सी से मिला, ठीक है। और बी जो सरेंडर करके जा रहे हैं, क्योंकि वो चले जा रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, तो उनका हिस्सा जो है वो इनको मिल रहा है 2/10, तभी इनका 3/10 हो रहा है, तो इनका गेन हो रहा है। पहले कुछ नहीं था, अभी ये नए आ रहे हैं तो इनको गेन हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, सीधा सा बात है, बी को गुडविल का हिस्सा मिलेगा, डी को गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे बीज शेयर ऑफ गुडविल, बीज शेयर ऑफ गुडविल। पहले शेयर निकाल लेते, फिर ये चेक करेंगे कौन देगा कौन नहीं देगा। तो पहले देखते हैं टोटल गुडविल कितना है, 2 लाख, ठीक है। कितना मिलता है, बी कौन है, रिटायरिंग पार्टनर, कितना मिलता है, जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, दैट इज 2/10, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/10, तो ये ये कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 2, तो ये हो गया 40,000, ठीक है। और डीज शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख इंटू 3/10, तो 20,000 इंटू 3, 60,000, ठीक है। अच्छा, अब कंपेंसेट कैसे होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। कंपेंसेट हमें कैसे करना है, तो ये देखो यहाँ पर जो गेन करेगा उसे देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर गेन कर रहा है डी, ठीक है। जो नया पार्टनर है वो तो गेन ही करता है ना, लॉजिकली सोच के देखो, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 3/10 मिला, तो इसे कुछ मिल रहा है तो ये गेन कर रहा है। वैसे भी इसे अपना शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका शेयर ऑफ गुडविल कौन लेगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो ले लेगा, ठीक है। इसका शेयर ऑफ गुडविल वही लेगा जो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो डी का यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, गुडविल के एडजस्टमेंट का एंट्री कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर लिखते हैं डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये गुडविल का देखो सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस बेसिकली बी और सी दोनों कर रहा है। बी चले जा रहा है तो उसका शेयर दूसरे को मिलेगा, तो बी का भी सैक्रिफाइस है, सी का भी सैक्रिफाइस है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर डी का जो मतलब शेयर ऑफ गुडविल जो डी लेके आएगा वो किसको जाएगा, तो एक तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि उसका एक अमाउंट तो सी को जाएगा ही जाएगा, तो 2C कैपिटल, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन वो पूरा सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। मतलब क्या बता रहे हैं, पूरा सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, मतलब डी को जो भी मिल रहा है वो पूरा सी से नहीं मिल रहा है, डी से बी से भी मिल रहा है ना, बी से भी मिल रहा है, तो बी को भी मिलना चाहिए। तो बी को तो मिलेगा ही, वो तो वैसे भी रिटायरिंग पार्टनर है, उसको भी अपना गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, तो ये चेन देखो कैसे हो रहा है। डी 60,000 लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको लाना ही पड़ेगा, गुडविल 2 लाख का वैल्यू हुआ है, 3/10 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो उसके हिसाब से उसे 60,000 लाना पड़ेगा। अब वो तो लेके आ जाएगा। अब पार्टनरशिप फॉर्म में जो एक्सिस्टिंग पार्टनर है वो ये देखेंगे कि डी के आने के वजह से, मतलब डी को जो शेयर है वो कौन कौन दिया है बेसिकली, ठीक है, कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सी सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना 1/10। अच्छा, और बी जो चला जा रहा है वो भी सी को मिल रहा है, मतलब बी का जो 40,000 है, बी का जो 40,000 है वो कौन देगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो गेन कर रहा है वही देगा। तो यहाँ पर ए तो गेन नहीं कर रहा है, देखो दो लॉजिक आता है ना, बी गुडविल किससे मांगेगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा वो बी को कंपेंसेट करेगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा वो डी से लेगा। तो ए तो ना तो गेनिंग है ना तो सैक्रिफाइसिंग, उनका तो कांस्टेंट है, तो ए का तो यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तीनों में लेना देना होगा, ठीक है। बी को लाना पड़ेगा, ये क्लियर है। सी को मिलेगा और बी को भी मिलेगा, क्योंकि बी रिटायरिंग पार्टनर है। बी को कितना मिलेगा 40,000, हम लिख देते हैं, ठीक है 40,000। तो यहाँ पर बैलेंस करके आ जाता है 20,000, लेकिन हम बैलेंस करके नहीं सिखा रहे हैं, ये बैलेंस करके हम नहीं बोल रहे तुम लोग बैलेंस करो, हम अभी बताते क्यों ये 20-40 हुआ, ठीक है। तो बी को तो 40,000 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकल रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बी एंड सी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। बी का सैक्रिफाइस क्या है, वो चले जा रहे हैं,
उनका पूरा का पूरा शेयर जो है डी के पास आ रहा है, और सी का सैक्रिफाइसिंग कितना है 1/10, मतलब 2:1। ठीक है, 2:1 मतलब कैसे हो जाएगा 2/3 और 1/3। ठीक है, तो ये 60,000 जो डी लेके आ रहे हैं गुडविल के हिसाब से, वो 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सी, बी और सी में। ठीक है, 2 जो है वो बी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब 40,000 बी का और यहाँ पर 20,000 सी का। ठीक है, 20,000 सी का। तो ये देखो सी कैपिटल 20,000, बी कैपिटल 40,000। मैंने बैलेंसिंग फिगर जस्ट तुम लोग का ऐसे ही बोला, लेकिन तुम लोग चीज को समझ लो। ठीक है, बैलेंस थोड़ी ना करना है हमें तो सीखना है। तो ये देखो यहाँ पर डी को तो लाना ही है 60,000। कैसे पता चला, टोटल गुडविल उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60,000 लाना है। लेगा कौन, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/10, पूरा ही गिव अप करके जा रहा है। ये 1/10 गिव अप करेगा आफ्टर डीज रिटायरमेंट एंड डीज एडमिशन। इसका 1/10 का सैक्रिफाइस है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, एक ऐसा हो सकता है। एक तुम लोग नॉर्मल ऐसे भी थोड़ा सा सोच सकते हो जो मैंने बताया बैलेंस करके, बट दोनों चीज को समझो। ठीक है, तो डी ला रहा है 60,000। ठीक है, 40,000 तो उसमें से बी को चला जाएगा, क्योंकि ए तो यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि ए तो कंस्ट्रेंट है ना, ए का ना तो गेन है ना सैक्रिफाइस, तो ए का तो इस एंट्री में कोई लेना देना है। बी जो गुडविल का हिस्सा लाएगा वो उसमें से ही बी को जरूर मिलेगा 40,000। ठीक है, क्योंकि बी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, उसे उसका हिस्सा मिलना चाहिए, और बाकी फिर इसका मतलब सी को जो हिस्सा मिलेगा सैक्रिफाइस करने के लिए वो 20,000 आ रहा है। एक ऐसे सोच सकते हैं, या फिर ये पूरा कंसेप्चुअली एंट्री तो हम लोग का वैसे ही होगा। अब हम लोग इस एंट्री को कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट। ठीक है, डीज कैपिटल टू सी टू बी, तो ऐसे लिखेंगे डीज कैपिटल टू सी टू बी। तो यहाँ पर लिखते हैं टू सी टू बी। तो बी का हो जाएगा 40,000। कैसे लिखे बी का 40,000, ये बी ना ऊपर लिखते हैं और बीस लोन नीचे लिखेंगे तब ठीक रहेगा। टू बीस कैपिटल टू बीस लोन। अच्छा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। बीस कैपिटल जो है डी अकाउंट में चला जाएगा 40,000, और यहाँ पर मतलब कैंसिल आउट हो रहा है, ये जा रहा नहीं है, ये डिडक्ट हो रहा है। डीज कैपिटल टू बी, डीज कैपिटल टू सी, सी को 20,000 मिले। अच्छा, और यहाँ पर बाई डीज कैपिटल बोल के यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का बी और सी के कॉलम में। बी के कॉलम में 40,000, सी के कॉलम में 20,000 हो गया। अच्छा, और हमें बोला है बी का जो है पूरे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जो भी उसे मिलना चाहिए, तो वो तो कर लेंगे। ठीक है, बी को जो भी मिलना चाहिए, और एक वर्किंग नोट 2 भी बना लेते हैं साथ ही साथ यहाँ पर, जिसमें 3 लाख का जो कैपिटल है वो नए जो पार्टनर है ए सी डी, इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए सी डी में 3-4-3 में, मतलब 3-4-3 यानी कि 10-10-10। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, 30,000 इंटू 3, 90,000 ए का, 30,000 इंटू 4, 1,20,000 सी का, और 30,000 इंटू 3 अगेन 90,000 बी का। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट 2 से आ जाता है इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90,000, बी का तो कुछ क्लोजिंग होगा नहीं, वो तो रिटायरिंग पार्टनर है, सी का है 1,20,000 और डी का हो जाएगा 90,000। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का कैलकुलेशन निकालेंगे कि उनको हमें उनका कितना अमाउंट हमारा लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। पहले बी का ही निकालेंगे हम। ठीक है, तो पहले 76,000 प्लस 40,000 मतलब 1,16,000। अच्छा, 1,16,000 बी का है। टोटल इनको पेमेंट करना चाहिए था हमें, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस इनसे जो है डिडक्ट हो जाएगा। 1,16,000 इनको मिलने वाला था, लेकिन 17,580 डिडक्ट भी तो करना है रिवैल्यूएशन लॉस के लिए। इन्वेस्टमेंट ले रहा है तो 25,000 कम मिलेगा। ठीक है, तो 73,420 इनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 73,420 ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ए का अकाउंट देखते हैं। तो ए का कैपिटल है 1,04,000। ठीक है,
अच्छा, यहाँ से हम लोग का इधर ज्यादा हो रहा है, देखो ये 90 है और ये 2 है ना, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब इनको अपना कैपिटल बनाना है 90,000। लॉजिक समझो, इनके पास 1,04,000 है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस डिडक्ट होने पे 26,370 ये कैपिटल बनेगा 77,630 है ना, लेकिन इनको रखना है 90,000, तो इनको कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो इनको कितना ऐड करना पड़ेगा? 12,370, यानी बाय बैंक बोल के इधर एंट्री आ जाएगा हम लोग का 12,370। ठीक है, ये कंसेप्ट के साथ समझ लिया। बाकी लेजर बैलेंस करने पे तो आ ही जाता है, इधर लेजर टोटल करोगे, इधर टोटल करोगे, इधर कम आएगा, आ जाएगा। लेकिन हमें चीज को समझना है कि इनका 1,04,000 कैपिटल था बैलेंस, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस होने की वजह से इतना अमाउंट डिडक्ट होके कम हो गया। जितना भी अमाउंट आया वो 90,000 से कम था। कितना कम था? 12,370। तो इनको 12,370 लेके आना चाहिए, तभी इनका कैपिटल जो है बैलेंस होके 90,000 हो जाएगा, जो कि इनको रखना है। 1 लाख यहाँ पर टोटल आ रहा है 1,16,370। ठीक है, इतना ही आया था, एक बार चेक कर लें। 26,370 प्लस 90, हाँ, और इधर आ रहा है 1,04,000। ये तो लेजर बैलेंस करके आ रहा है, इसके साथ कोई लिंक नहीं है, मतलब लिंक नहीं इन द सेंस ये कोई कंसेप्ट नहीं हुआ कि इधर टोटल करेंगे इधर टोटल, वो तो होगा ही होगा, लेकिन कंसेप्ट तो समझो क्यों इधर बाई बैंक आया, क्योंकि जितना रखना था ना उससे कम हो रहा था। चलो फिर से हम लोग सी के लिए भी ऐसा सोचते हैं। सी के पास है 1,40,000 और 20,000। सी का क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का 1,40,000। ठीक है, और सी को 20,000 क्या मिला है? गुडविल का मिला है सैक्रिफाइस करने के लिए, तो इनका कैपिटल बन रहा है 1,60,000। लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस भी यहाँ पर सेट अप होगा, तो नेट कैपिटल बैलेंस निकल के आता है 1,16,050। बट इनको कैपिटल कितना रखना है? 1,20,000। इनका भी कम हो गया, ठीक है, इनका भी कम हो रहा है अमाउंट, जितना शॉर्टफॉल हो रहा है उतना इनको लेके आना पड़ेगा। तो कितना कम हो रहा है? 3,950। ठीक है, बाकी बैलेंस करोगे तो 3,950 इधर ही दिखेगा। तो ये टोटल हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसका टोटल करते हैं 163950, 163950, इधर भी 163950। ठीक है, अब बच्चा डी, डी का भी हम लोग इसी तरह से कंसीडर करेंगे। ठीक है, डी को गुडविल के लिए कितना लाना पड़ेगा? 40 और 20 60,000, और कैपिटल में रखना है 90,000, तो डी को टोटल कितना लाना पड़ेगा? 90,000 प्लस 60,000। ठीक है, तो 1,50,000 लाना पड़ेगा कैपिटल। तो यहाँ पर डी का कैपिटल आता है 1,50,000। 1,50,000 डी को अपना कैपिटल रखना, मतलब लाना पड़ेगा, जिसमें से 60 गुडविल में चला जाएगा और 90,000 जो है वो कैपिटल में रह जाएगा, जो कि इनको रखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर हमें, और कैपिटल अकाउंट सॉरी बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन हम यहाँ पर साइड में जैसे दिखाते तुम लोग को करके दिखा देते कि हम लोग का बैलेंस शीट अगर इस क्वेश्चन में भी हमें बनाने बोले तो हम लोग बना सकते हैं। बिल्डिंग ये जो है वैसे ही रहेगा, बिल्डिंग का वैल्यू कम हो जाएगा, बिल्डिंग का वैल्यू हम चेंज कर देते हैं 2 लाख में हम लोग लेस कर देंगे 20,000। ठीक है, 2 लाख में हम लोग लेस कर देंगे 20,000, तो ये हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, तुम लोग भी बना लो। ठीक है, फटाफट तुम लोग भी बना लो ताकि ये आंसर रह जाए तुम लोगों के पास। प्लांट एंड मशीनरी 3,80,000 है, वो कम हो जाएगा 57,000 से, तो ये हो गया 3,23,000। इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ही नहीं, पार्टनर जो है वो लेके जा रहे हैं। इन्वेंट्रीज जैसा था वैसा ही रहेगा, नो चेंजेस। ट्रेड रिसीवेबल में चेंजेस होगा, 1,39,000 में से 1,39,000 में से 13,900 ये लेस हो जाएगा, 10% बोला था, तो इसका मतलब 1 ये वाला 125,100। ठीक है, 125,100। अच्छा, यहाँ पर कैश नहीं था, लेकिन अभी जो बिजनेस में चेंजेस हुआ है उससे कुछ कैश जनरेट हुआ है, तो देख लो कैश जनरेट कितना हुआ है। ये वाला 12,370 प्लस 3,950 प्लस 1,50,000 166,320 लिख देते हैं, कैश आ जाएगा। ठीक है, 166,320 कैश या बैंक जो लिखना चाहो। अब इसका टोटल करेंगे, प्लस 125,100 ये वाला, उसके बाद 1,16,000 प्लस ये वाला 3,23,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,00,000, ये आ रहा है 10
10,420 10,10,420 क्या इधर भी उतना आएगा? चेक करते हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल जैसा है वैसा रहेगा, बीओडी जैसा है वैसा ही रहेगा, लॉन्ग टर्म लोन जैसा है वैसे ही रहेगा, कैपिटल चेंज हो जाएगा, ए का बी का लोन हो जाएगा, इसके जगह बी का लोन हो जाएगा, ठीक है। सीज कैपिटल और नीचे एक डीज कैपिटल लिख देते हैं और चेक करके देखते हैं कितना आता है। तो कैपिटल तो ए का, सी का और डी का तीनों का मिला के 3 लाख है, ठीक है, तीनों का मिला के 3 लाख है। बी का लोन लिख लेते हैं तो हो जाएगा, बी का लोन है हम लोग का, बी का लोन है 73,420, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बी का लोन 73,420, ठीक है। सी का कैपिटल भी मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये सब अलग अलग हो जाएगा। तो हम लोग पहले जो भी अमाउंट है वो ले लेते हैं, जैसे कि 1,93,000 ट्रेड पेबल प्लस 44,000 बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस लॉन्ग टर्म लोन 4 लाख, ठीक है, प्लस 73,420 बी का लोन, ठीक है, प्लस 3 लाख जो कि ये तीनों का कैपिटल बन रहा है। तो 10,10,420 ये देखो आ गया, 10,10,420 बन गया, ठीक है। बैलेंस शीट इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बीओडी 44,000 है, हम लोग के पास कैश अवेलेबिलिटी 1,66,320 है। अगर बीओडी हम लोग पे करके दिखाते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग अपना नॉर्मली क्या होता है ना, कैश अवेलेबल होता है तो बीओडी पे कर देना पड़ता है। अगर ये बैंक लिखोगे तो बैंक वाला बेवकूफ थोड़ी है, बैंक पे पैसा रख रहे हो 1,66,320 और बोल रहे हो बीओडी ले रखे। बीओडी कब होता है? अवेलेबल बैलेंस नहीं रहता है। अगर हम लोग बैंक के अच्छे कस्टमर है, नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए ये चीज एप्लीकेबल होता है, तो इन दैट केस क्या होता है, तुरंत उनको जो भी है ओवरड्रॉ कर सकते हैं। मतलब मेरे अकाउंट में मान लो 1 लाख है, मुझे 5 लाख का जरूरत है और मेरा बैंक के साथ बहुत अच्छा ट्रांजैक्शंस होता है, बैंक के अच्छे कस्टमर है, तो बैंक मुझे क्या करेगा, तुरंत जो है 4 लाख का एक्स्ट्रा ओवरड्रॉ करने के लिए देगा, मतलब बीओडी करती है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, अगर मेरे पास बैंक में अमाउंट अवेलेबल है तो मुझे 44,000 पे ऑफ कर देना चाहिए। उस केस में यहाँ से 44,000 लेस हो जाएगा और इधर से भी 44,000, मतलब दोनों साइड से 44,000 चला जाएगा। बीओडी पे हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और बीओडी पे होने से ये बैंक बैलेंस 44,000 से कम हो जाएगा। मतलब दोनों साइड में टोटल 44,000 से हमारा कम हो जाएगा। बट वो दिखाना पड़ेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट पेड ऑफ, एज्यूम्ड कि बैंक ओवरड्राफ्ट पेड ऑफ, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है पे करने के लिए, वैसे यहाँ तो बोला ही नहीं है बैलेंस शीट बनाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर बीओडी तुम लोग पे करके दिखाते हो तो लिख के देना है नोट की एजम्पशन कि हम लोग बीओडी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। वैसे बोला नहीं था यहाँ पर बनाने के लिए बैलेंस शीट, लेकिन हम लोग इस तरह से आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा हम लोगों ने बैलेंस शीट भी देख लिया, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर अगर हम नहीं भी बोलते, आई होप कि तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस तो करते ही है ऐसा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वाला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेएलपी का है। जेएलपी मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बट जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम लोग अलग से करेंगे। अलग से इन द सेंस हम लोग पहले नॉर्मल रिटायरमेंट का जो भी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। जेएलपी का जो पॉइंट है वो हम लोग एकदम एंड में पूरा जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ये करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जेएलपी नहीं करेंगे, जेएलपी को स्किप करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम लोग इलास्ट्रेशन 7 करेंगे, ठीक है। इलास्ट्रेशन 7 जो कि नहीं 7 नहीं करेंगे क्योंकि वो शायद जेएलपी से रिलेटेड है। एक सेकंड, हाँ 7 नहीं कर सकते, वो जेएलपी से रिलेटेड है। 7 नहीं करेंगे, 8 भी नहीं करेंगे, ये भी जेएलपी का क्वेश्चन है। हम लोग सीधा 10th नंबर करेंगे। 9 भी जेएलपी का क्वेश्चन है, हम लोग सीधा 10th नंबर क्वेश्चन करेंगे जिसमें जेएलपी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग जेएलपी करेंगे तो पूरा जेएलपी का कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी कि 7, 8, 9 ये तीनों हम लोग एक साथ ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो इलास्ट्रेशन 10 जैसा हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वैसा ही आ गया। आरव, नीरव एंड पूरव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 दे दिया है। आरव, नीरव, पूरव, इनका कैपिटल बिल्डिंग मशीन डेटर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है देखो। जनरल रिजर्व, ट्रेड क्रेडिटर, स्टॉक बैंक। पूरव retired from the business on 1st April 2020 on the following terms. Goodwill was to be valued at 2 years purchase of average profit of past 3 years, ठीक है।
तो गुडविल का वैल्यूएशन हमें करना है, कैसे करना है? गुडविल इक्वल टू क्या होगा बोल रहा है, वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेस, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस जो कि दे दिया है हमें 2, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट करना है पास्ट 3 इयर्स का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, एवरेज प्रॉफिट कितने दिन का होगा? 3 इयर्स का, ठीक है, 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट, ये देखो पास्ट 3 इयर्स का हमें प्रॉफिट दे दिया है, ये तीन को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, इनटू 2 करेंगे तो गुडविल भी मिल जाएगा। गुडविल वाज नॉट टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, तो पता है ये नहीं भी बोलेगा तो भी तुम लोग को रेज नहीं करना है गुडविल का वैल्यू। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर, मतलब रिवैल्यूएशन में 5% का लॉस हो जाएगा डेटर के बेसिस पे। मशीन को डिप्रिशिएट करना है, फिर से रिवैल्यूएशन लॉस। स्टॉक को रिवैल्यूट करना है 71, तो स्टॉक भी कम हो रहा है, देखो 80 था 71 होगा, मतलब रिवैल्यूएशन लॉस। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, तो प्रॉफिट एप्रिशिएशन करना है मतलब बढ़ाना है। आरव एंड नीरव टू ब्रिंग एडिशनल कैपिटल, आरव और नीरव इनको 35,000 और 25,000 इन्होंने एडिशनल कैपिटल लाया है बिजनेस में, तो ला सकते हैं, अपने बिजनेस में जरूरत है तो लेके आए। बैलेंस पेबल टू पूरब मस्ट बी पेड इमीडिएटली, अच्छा जो भी पूरब को पे करना है जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, सारे पेमेंट कर देने हैं, कोई भी लोन वोन नहीं बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर चार हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम लोग यहाँ पर पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा? रिवैल्यूएशन का पॉइंट है हम लोग का 3, 4, 5, ये अच्छा तो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि डेटर को 5% पीवीडीडी क्रिएट करना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कितना है 5%, 5%। तो यहाँ पर डेटर देख लेते हैं कितना है, डेटर है 65,000, 65,000 पे 5%, 65,000 पे 5%, 3250 से हमें कम करना है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, यहाँ पर मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो टू मशीन 10% कम करना है जो भी वैल्यू होगा। अच्छा इसके बाद बोला है स्टॉक को रिवैल्यू करना है 71, स्टॉक है 80 मतलब कम करना है, तो टू स्टॉक 81,000 माइनस 80,000 माइनस 71, अच्छा स्टॉक के बाद यहाँ पर बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 20% से, तो बाय बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट करना है, ठीक है। वैल्यूज चेक करते हैं कितने कितने वैल्यूज हैं, तो बिल्डिंग 50,000, बिल्डिंग 50,000, यहाँ पर हो जाएगा 10,000। अच्छा मशीन 67,500, 10% से कम होने का मतलब 6750। अच्छा और तो कुछ नहीं था, तो लॉस ही ज्यादा हो रहा है, ये 10,000 है, ये तो 9,000 ऐसे ही लॉस है, तो लॉस ज्यादा है, तो 3250 प्लस 6750 प्लस 9,000, 19,000, ठीक है। 19,000 से 10,000 लेस कर देते हैं तो ये बचता है 9,000, तो 9,000 का हम लोग का लॉस हो रहा है बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा कौन कौन है पार्टनर? ANP, ठीक है ऐसे लिख देते हैं, पूरा नाम नहीं लिख रहा है, ANP।
अच्छा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3:1 में, जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। 9,000 divided by 6 into 3, 4500. 9,000 divided by 6 into 2, 3,000. 1,500। अच्छा, ये हो गया 19,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग को प्रिपेयर करके देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एडमिशन कम रिटायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट है, ठीक है। ANP आरव, नीरव और पूरव, जिसमें से रिटायरिंग पार्टनर है पूरव। पूरव ही नाम दिया था ना, क्या नाम दिया था? आरव, नीरव और पूरव है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस BD, ठीक है। ब्रॉड डाउन कर लेते हैं वैल्यूज जो है 80, 50, 35। तो 80, 50, 35। अच्छा, जो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ वो ट्रांसफर कर लेते हैं टू रिवैल्यूएशन लॉस। तो रिवैल्यूएशन लॉस है 4500, 3000, 1500। 4500, 3000 और 1500। अच्छा, और कोई रिजर्व वगैरह है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, चेक करते हैं। जनरल रिजर्व है 60,000, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाई जनरल रिजर्व। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? कोई भी रिजर्व हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, मतलब 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। तो रिजर्व है कितना? 60,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 10,000। 10,000 इंटू 3, 30,000। 10,000 इंटू 2, 20,000। 10,000 इंटू 1, 10,000, ठीक है। ये जनरल रिजर्व हो गया। अच्छा, अब बचा जो है हम लोग का यहाँ पर गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, फिर गुडविल का चेक करेंगे कि कितना होगा। अच्छा, आरव नीरव जो है वो एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं, तो इसका हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल। देखते हैं क्या लेजर यूज है। बैंक लेजर यूज है, तो हम लोग बैंक लिखेंगे। बैंक टू आरव मतलब बाय बैंक। आरव लेके आ रहे 35,000, नीरव 25,000। अब सिर्फ गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ना इसमें बैलेंस शीट और बैंक ये दोनों प्रिपेयर करने बोला है, तो ये नेक्स्ट पेज में बैंक और बैलेंस शीट बन जाएगा। यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना लेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल ने यहाँ पर वैल्यू करके नहीं दिया, हम लोग को खुद से वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं ईयर प्रॉफिट 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। इसके बाद वाला होना चाहिए 31 मार्च 2019, 3 इयर्स का था, तो 31 मार्च 2020 ऐसे ही दिया हुआ था सीक्वेंस में, ठीक है। 39, 50, 55, 39, 50 और 55 टोटल लगाते हैं 39, 50 और 55, तो ये हो जाता है 1,44,000। ये क्या निकल के आया? टोटल प्रॉफिट फॉर 3 ईयर, ठीक है। ये 3 साल का प्रॉफिट है, तो एक एक साल का प्रॉफिट ही तो हमें एवरेज देगा, तो पर ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 यानी कि एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,44,000 डिवाइडेड बाय 3, रुपीज। 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3, 48,000। 48,000 एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग गुडविल भी निकाल सकते हैं। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
into number of year purchase, into number of year purchase. अच्छा, एवरेज प्रॉफिट 48,000, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, दिया हुआ है हमारे पास 96,000, ठीक है, तो ये हो गया 96,000 गुडविल। अच्छा, अब क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को अपना गुडविल का शेयर मिलेगा तो वो भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो पूरब शेयर ऑफ गुडविल, पूरब शेयर ऑफ गुडविल 96,000 में पूरब का शेयर कितना होगा, जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो पूरब का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/6, तो इंटू 1/6 कर देते हैं। 96 मतलब ये 2 हुआ डिवाइडेड बाय 6, मतलब 16,000 और ये प्रोवाइड कौन करेगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, तो उसके लिए हमें रेशियोज भी चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आरव, नीरव, पूरब, ठीक है, ओल्ड रेशियो जो है वो है 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। न्यू रेशियो ना गिवन नहीं है, क्वेश्चन में देख सकते हो, न्यू रेशियो कहीं पर भी हमें गिवन नहीं था, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर न्यू रेशियो हमें गिवन नहीं है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें गेन सैक्रिफाइस भी निकालना है, तो पूरब चले जा रहे हैं, तो इनका शेयर ये दोनों अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, इनका शेयर ये दोनों अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके पास 3/6 था, इनके पास 2/6 था, पूरब चले जाने पे इनका शेयर जो है वो बढ़ जाएगा, कितना, पूरब का शेयर ये अपने अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड पीएसआर में, यानी 3/6 पूरब के शेयर का और यहाँ पर पूरब के शेयर का 2/6, ठीक है, तो इनका अभी नया शेयर जो है वो कितना बन जाता है, चेक करते हैं, 3/6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/36, 2/6 प्लस यहाँ पर हो गया 2/36, तो इसका एलसीएम कर लेते हैं, 18 प्लस 3 12 प्लस 2 14/36 और ये हो जाएगा 18 प्लस 3 21/36, ठीक है, ये हो गया न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो 21:14, मतलब यहाँ पर चाहे तो एक बार लिख देते हैं, ये देखो न्यू रेशियो किसमें आ रहा है, आरव और नीरव का, वो है 21/36 is to 14/36, 21:14, ठीक है, ये हो गया हम लोग का, मतलब 7 से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 7 3 21, 7 2 जो है 14, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग गेन या सैक्रिफाइस चेक कर सकते हैं, नॉर्मली गेन ही होता है, फिर भी हम गेन या सैक्रिफाइस ऐसे लिख रहे हैं, तो ओल्ड था 3/6 और नया हो गया 21/36, तो यहाँ पर एलसीएम करने से 36 ही निकल के आएगा, 18 माइनस 21, तो ये जो है गेन ही हो रहा है, चेक कर लेते कितना हो रहा है, 18 माइनस 21, तो ये 3 हो रहा है, -3/36, तो गेन है क्योंकि मैंने ओल्ड पहले लिखा हुआ है, फिर 2/6 था पहले से इनके पास और अभी है 14/36, तो -2/36, ठीक है, ये भी गेन हो गया, तो गेनिंग रेशियो गेनिंग रेशियो 3/36 और 2/36, मतलब 3:2, गेनिंग रेशियो हो गया 3:2, तो गेनिंग रेशियो अगर दोनों का है तो ये जो पूरब है इनका शेयर ऑफ गुडविल 3:2 में, मतलब 3/5 और 2/5 में कौन कौन जो है कंपेंसेट करेगा, आरव और नीरव दोनों ही कंपेंसेट करेंगे, तो 16,000 का 3/5, चेक करते हैं कितना होता है, 9.6, मतलब ये मैंने जो है 96,000 हो जाएगा, ठीक है, मैंने 1000 नहीं लिया था, तुम लोग लेके कर लो, हो जाएगा, ठीक है, 16,000, ये देखो मैंने जीरो हटा के किया हुआ है, ये ओके, 9,600, सॉरी 96 लिखती हूँ, 9,600 और बाकी हम लोग का यहाँ पर -16,000 कर लो तो भी आंसर निकल के आ जाएगा 6,400, ठीक है, तो ये कंपेंसेट होगा। अब एंट्री क्या होगा, जिसके अकाउंट में गुडविल का पैसा जाएगा यानी पूरा उनका अकाउंट क्रेडिट होगा,
मतलब आरव नीरव डेबिट टू पूरब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा 9,600, ये 6,400। मैंने शॉर्टकट में लिखा, अब इस एंट्री को पुट कर देंगे वहां पर। तो टू पूरब, यहाँ पर टू पूरब, ठीक है। टू पूरब बोल के कितना हो जाएगा 9,600 ये, और लास्ट वाला था 6,400, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बाई आरव कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, बाई नीरव, अच्छा कहाँ पर जाएगा, पूरब के कॉलम में जाएगा, 9,600 और 6,400। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर और क्या करना है चेक कर लेते, देख लेते एक बार क्वेश्चन में और क्या करना है। गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया, गुडविल को रेज भी नहीं किया, और 3, 5 ये 2 पॉइंट हम लोगों ने कर लिया है, 6th नंबर भी कर दिया, ठीक है। और बैलेंस जो है पूरब को वो पे कर देना है, ठीक है। तो पहले बैलेंस करेंगे, पूरब को कितना मिल रहा है वो पे हो जाएगा, पे होने से एंट्री होगा टू बैंक, ठीक है। तो कितना पेमेंट होगा पूरब का चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे चेक करना चाहिए हमें, पूरब को कितना पेमेंट करना पड़ेगा। पूरब का 35,000 कैपिटल था, वो तो वो लेके जाएंगे ही, जनरल रिजर्व का 10,000 ले लेंगे, और गुडविल के लिए 9,600 आरब से ले लेते हैं, और 6,400 नीरव से ले लिया। तो इसका मतलब इनको 61,000 टोटल मिलना चाहिए, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस इनके अकाउंट से भी डिडक्ट होगा, तो 59,500 इनको पे कर दिया जाएगा इमीडिएटली, 59,500, ठीक है। और ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है वो कैसे रहेगा, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो सिंपल जो है बैलेंस कर लेंगे, टू बैलेंस शीट, सिंपल बैलेंसिंग फिगर करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए का कैपिटल कितना होगा, ये 30, 30, 65, 65, 80 प्लस 65, तो ये हो रहा है 1,45,000, माइनस हो जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस का 4,500 और 4,500 और 9,600, 1,45,000 माइनस 4,500 और माइनस जो है गुडविल का कंपेंसेशन, यानी 1,30,900, 1,45,000। नीरव का यहाँ पर देख लेते हैं, नीरव का कितना कितना हो रहा है। नीरव का यहाँ पर उनका कैपिटल है 50,000, ठीक है, 20 और 25 मतलब 45,000 टोटल। जनरल रिजर्व और जो है गुडविल का, सॉरी जनरल रिजर्व और जो वो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, तो 95,000, लेकिन उसमें से 9,400 डिडक्ट हो जाएगा गुडविल और रिवैल्यूएशन लॉस का। 85,600 जो है ये इनका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आता है, और इनका तो कुछ रहेगा नहीं, ये तो चले जा रहे हैं पूरा, इनका तो पे कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो 59,000 सॉरी टोटल हो जाएगा 61,000, ये दोनों का टोटल होगा, मतलब लेजर का टोटल, लेजर टोटल 61,000। अच्छा, अब हमें बोला है एक बैंक अकाउंट बनाओ, ठीक है, और बैलेंस शीट, तो पहले बैंक अकाउंट बनाओ। अच्छा, बैंक में यहाँ पर देखते हैं बैलेंस कैसे दिया है, 12,500 एसेट साइड में है, तो टू बैलेंस बीडी 12,500, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखो एंट्री कैश का, ये देखो टू बैंक है, तो बाई पूरब्स कैपिटल 59,500, ठीक है। और ये बाई बैंक बोल के है, मतलब 2A और 2N, 2A's कैपिटल 2N's कैपिटल, 2 आरब्स कैपिटल 2 नीरव कैपिटल, अमाउंट है 35 और 25, 35 और 25। और तो कुछ नहीं, बैंक से रिलेटेड देख लो, और कुछ नहीं। नॉर्मली क्या होता है ना, हमें हमेशा
ये बता देता है कि पार्टनर चले जाने के बाद जो पार्टनर बच रहे हैं उनका टोटल कैपिटल ऐसे होगा, कुछ एक अमाउंट बता देता है, फिर बोलता है पीएसआर में होगा, अगर नहीं होता है तो रिक्वायर्ड अमाउंट लेके आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया है, पहले ही बता दिया है कि एडिशनल कैपिटल कितना एडेड है। नॉर्मली ये वाला हम लोग निकालते हैं कि एडिशनल कैपिटल कितना लाने पे ये इतना इतना बनेगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे नहीं बोला, सिंपल बोला है कि ये इतना ला रहे हैं और बाकी हमें क्लोजिंग कैपिटल के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो जैसा बैलेंस करने से आएगा वही क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी जो बचा हुआ बैंक बैलेंस है वही हमारे बैलेंस शीट में बैंक बोल के आ जाएगा। तो 12,500 पहले से अमाउंट था। अच्छा, 35 और 25 मतलब ये हो जाता है 60,000। ठीक है, 60,000, तो 72,500 टोटल बैंक बैलेंस था, जिसमें से 59,500 पूरब को पे कर दिया गया, तो अभी बैलेंस बचता है 13,000। तो ये तो बैलेंस करके पता चल जाएगा 72,500। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1st of April 2020 after retirement. After retirement. क्या क्या आ जाएगा, हम लोग बैलेंस शीट जो है यहाँ से देख के बना लेंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 50,000, और इसमें हम लोग को चेंज करने के लिए बोला गया था। बिल्डिंग जो है 10,000 से इंक्रीज हुआ है, तो 60,000। इसके बाद है प्लांट, नहीं सिर्फ मशीन। ठीक है, मशीनरी, मशीनरी था 67,500 और इसको डेप्रिशिएट करने के लिए बोला गया था 6750, 10%, 6750 से लेस कर। अच्छा, तो फिर ये कितना बन जाएगा, 67,500 माइनस 6750, 60,750, 60,750। मशीन के बाद डेटर 65,000, लेस करेंगे पीवीडीडी। इस पे पीवीडीडी क्रिएट करने के लिए बोला गया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो ना, देखने से ही पता चलेगा। 3250, 3250, 65,000 माइनस 3250, 61,750। अच्छा, इसके बाद डेटर के बाद इधर तो सिर्फ कैपिटल ही है, यहाँ पर कैपिटल लिख लेते हैं। आरव और नीरव। अच्छा, ये दो कैपिटल लिख लेंगे, तो ऊपर और मुझे देखने का जरूरत नहीं। अब नीचे यहाँ पर स्टॉक है, बैंक है। स्टॉक जैसा है, नहीं स्टॉक कम हुआ था 80,000 का 71,000 करने के लिए, 71,000 स्टॉक हो गया। और बैंक का तो ये लेजर बनाया है हम लोगों ने, यहाँ से लिखेंगे 13,000 बन गया। ठीक है, अब टोटल करके भी देखेंगे, लेकिन इधर भी देख लेते। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रेड क्रेडिटर जैसा है वैसा, ट्रेड क्रेडिटर 50,000। ठीक है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और नॉर्मली यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल, बट यहाँ पर लोन अकाउंट, बट ये तो पेमेंट करने के लिए बोला था, तो वो चीज नहीं आ रहा यहाँ पर। अब कैपिटल बचे हुए पार्टनर का लिखते 1,30,985,600, 1,30,985,600 टोटल बना रहे। 1,30,900 प्लस 85,600 प्लस 50,000, 2,66,500 माइनस यहाँ पर 60,000। अगर ये भी टैली होगा तो जीरो हो जाएगा, चेक कर लेते। 60,750 माइनस 61,750
-71,000 -13,000, हाँ जीरो तो आ जा रहा है, तो 2,66,500 ये हम लोग का बन गया बैलेंस शीट। तो ये कंप्लीट हो जा रहा है हम लोग का बैलेंस शीट वगैरह जो भी बोला था सारा चीज बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 11, ठीक है। इसमें क्या बोला है, सत्यम, शिवम एंड सुंदरम आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स ग्रेट स्टेशनरी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1:2 on 31st March 2020 their balance sheet। तो सत्यम, शिवम, सुंदरम जनरल रिजर्व लोन फ्रॉम सत्यम, मतलब पहले से ही पार्टनरशिप फॉर्म ने सत्यम से लोन ले रखा है। सन्ड्री क्रेडिटर बता दिया, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे बोला है गुडविल इज टू बी वैल्यूड 1,20,000 बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। गुडविल को वैल्यू किया गया है 1,20,000 से। क्यों किया गया है? क्योंकि 1 अप्रैल को शिवम रिटायर कर रहा है, ठीक है। बिल्डिंग का एप्रिसिएशन करना है 20%, प्लांट का डिप्रिसिएशन करना है बाय 10%, इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, ठीक है। सत्यम जो है उनसे जो लोन लिया गया था 94,000 का, वो पार्टनरशिप फर्म कैसे पे कर रहा है? पेमेंट नहीं कर रहा है कि 94,000 का पेमेंट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट दे रहा है उसके बदले 85,000 का इन्वेस्टमेंट दे के 94,000 का लोन का फुल्ली सेटलमेंट कर रहा है। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म का इसमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 94,000 का लाइबिलिटी 85,000 से सेटल कर दिया, ठीक है। प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पे 5% का पीबीडीटी क्रिएट करना है डेटर पे टू कवर डाउटफुल डेट। In the reconstituted firm, total capital 3 lakh, which will be contributed by Satyam and Sundaram in their profit sharing ratio, which is 2:3. 2:3 में हमें क्या करना है, सत्यम और सुंदरम का कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि 3 लाख होगा। अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, अभी लोन कर रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्री पास करना है एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट देयर आफ्टर। तो कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ जर्नल और उससे डायरेक्ट बैलेंस शीट, ठीक है। तो जर्नल और उसके बाद बैलेंस शीट बनेगा। यहाँ पर इलस्ट्रेशन 11, यहाँ पर सबसे पहला एंट्री हो जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 1,20,000। अच्छा, इसके लिए तो जो है रेशियोज वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा गुडविल वाला क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो रेशियोज बना लेते हैं पहले। एक काम करते हैं, यहीं पर पहले रेशियोज बना लेते हैं, उसके बाद पीछे जो है सोल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर है सत्यम, शिवम और सुंदरम, ओल्ड न्यू, 1:2, मतलब 1/4, 1/4, 2/4, ठीक है। और न्यू रेशियो है हम लोग का यहाँ पर 2:3, ठीक है। 2:3 मतलब 2/5, 3/5। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं गेन या सैक्रिफाइस। नॉर्मली तो गेन ही होता है, चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। 1/4 माइनस 2/5 तो 25/8, तो -3/20, तो गेन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चेक करते हैं 2/4 माइनस 3/5, 20, 10 माइनस 12 मतलब 2/20 गेन, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो 3/20 is to 2/20, मतलब 3:2 गेनिंग रेशियो, ठीक है। और इसी रेशियो में इनको गुडविल का शेयर शिवम को कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो शिवम शेयर ऑफ गुडविल, अच्छा शिवम का शेयर 1,20,000 इंटू 1/4 मतलब 30,000, ठीक है। ये कंपेंसेट कौन करेगा? गेनिंग रेशियो में सत्यम और सुंदरम, 3/5, 2/5,
तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 6000, 6000 इंटू 3 18,000, 6000 इंटू 2 12,000। इसका एंट्री हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें और एक चीज कर लेना है। तुषार का नेटवर्क इशू है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या होगा, सुंदरम कैपिटल, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर हम लोग का कैपिटल जो है रिटायरमेंट के बाद 3 लाख होगा, उसका एडजस्टमेंट भी दिखा देते हैं कैपिटल कैसे होगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट, सत्यम सुंदरम, कितना हो जाएगा, 3 लाख को 2:3 में रखना है, ठीक है। तो कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट 3 लाख होगा और इसको 2:3 में, मतलब 2/5 और 3/5 में रखना है। तो कितना हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 मतलब 60,000, 60,000 इंटू 2 1,20,000, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 60,000 मतलब 1,80,000। ये इनका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इतना तो बन गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। ये जगह हम रख देते हैं, ये पेज, अगर कोई दूसरा वर्किंग नोट बनाना हो तो हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले गुडविल का एडजस्टमेंट लिख लेते हैं। पहला गुडविल का एंट्री क्या हो जाएगा, गुडविल का एंट्री हो जाएगा, ये दोनों पार्टनर देंगे, सत्यम सुंदरम शिवम को कंपेंसेट करेंगे। सत्यम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सत्यम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुंदरम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 मिलेगा गुडविल का। कैसे कंपेंसेट होगा, 18 और 12, ठीक है, 18 और 12 बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, तुम लोग पूरा लिखो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, पहला हो गया गुडविल वाला। फिर बोल रहा है बिल्डिंग का एप्रिसिएशन करना है, तो बिल्डिंग को इंक्रीज करेंगे पहले, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, कितना, 20%। अच्छा, प्लांट को डिप्रिशिएट करना है तो इसका हम लोग अलग से करेंगे 20%। तो 2,50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 50,000। बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएट। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग एक एक पॉइंट ही देख के ही कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अच्छा प्लांट को डेप्रिशिएट करना है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, ठीक है। और कुछ डिप्रिशिएट होगा, प्रोविजंस क्रिएट करना है तो वो भी कम हो जाएगा, तो 2 पीवीडीटी, ये भी बना लेते हैं एक ही बार में, ठीक है। तो प्लांट का वैल्यू कितने से कम करना है, 10%। प्लांट कितने का था, प्लांट था 1,60,000, 10% मतलब 16,000 हो जाएगा, ठीक है। प्लांट 16,000 से कम होगा, पीवीडीटी कितने का क्रिएट करना है, 5%, 68,000 पे 5%, 68,000 पे 5%, 3400, ठीक है, 3400, ठीक है, 3400 प्लस 16,000 19,400, ठीक है। रिवैल्यूएशन ये हम लोग लिखेंगे बीइंग एसेट रिड्यूस्ड। अब एक पॉइंट यहाँ बीच में रह गया था, इन्वेस्टमेंट जो है वो सत्यम ने ले लिया है लोन के बदले, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, तो टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है एसेट है चला जाएगा तो टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। कितने का इन्वेस्टमेंट जा रहा है, 85,000 का,
ठीक है, उसके बदले क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इधर से लोन फ्रॉम सत्यम, तो यहाँ पर लिखेंगे लोन फ्रॉम सत्यम, ये लेजर आउट हो जाएगा। ठीक है, सत्यम अकाउंट डेबिट, कितने का लोन दिया था, 94,000। ठीक है, 94,000 का लोन लिया था, 85,000 सेटलमेंट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन, एसेट का चेंजेस हो रहा है ना, तो टू रिवैल्यूएशन। तो 94 माइनस 85 कितने का डिफरेंस निकल के आता है, 9,000 का। ठीक है, 9,000 बीइंग लोन सेटल। ठीक है, लोन सेटल हो गया। अच्छा, इसके बाद और कौन सा पॉइंट लिखना है, पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 हो गया, पॉइंट 4 भी हो गया। अच्छा, रिकंस्टिट्यूटेड फर्म में इन दोनों का कैपिटल कुछ ऐसा रहेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो उसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ हो जाएगा, कितना नंबर हो जाएगा यहाँ पर, रिवैल्यूएशन का पहले चेक करते हैं प्रॉफिट है कि लॉस। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में यहाँ पर हम लोग का 50,000 का प्रॉफिट, 19,400 का लॉस, तो प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर एंट्री हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ नंबर एंट्री, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सत्यम कैपिटल टू शिवम्स कैपिटल टू सुंदरम कैपिटल, being revaluation प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अच्छा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये देखो 50,000 का यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट था, 19,400 का लॉस है, 50,000 माइनस 19,400, तो ये हो जाता है 30,600। ठीक है, 30,600, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का 9,000 का प्रॉफिट है, 39,600 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 39,600 ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके पीएसआर में। तो इनका पीएसआर कितना है, इनका पीएसआर है 112, मतलब 112 मतलब डिवाइडेड बाय 4, 9,900, तो इनको भी मिलेगा 9,900, 112 था तो इनको भी 9,900, और इनका डबल हो जाएगा, मतलब 19,800 हो गया। अच्छा, और क्या दिखाना है, और एक है जनरल रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, जनरल रिजर्व, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 6th नंबर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सत्यम सत्यम्स कैपिटल टू शिवम कैपिटल टू सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, सुंदरम कैपिटल। ठीक है, तो जनरल रिजर्व था कितना, 80,000, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 4, 112 मतलब डिवाइडेड बाय 4 यानी 20,000, तो 20,000 1 है पहला रेशियो, फिर भी 1, फिर 1 है 20,000, और लास्ट वाला 2 है यानी कि 40,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया 40,000, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो सारे एंट्री हम लोगों ने कर लिए। अब हमें ये देखना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका अकाउंट बोला है कि लोन में ट्रांसफर करने के लिए, शायद ऐसा बोला था, देख लेते हैं। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब इसके बाद का एंट्री जो होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। शिवम रिटायरिंग पार्टनर है तो शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिवम्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो शिवम्स लोन अकाउंट जो भी इनको पेमेंट मिलेगा, तो हम लोग चेक करते हैं कि शिवम को कितना, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेबल टू शिवम
ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ठीक है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो चेक करते हैं शिवम को जो है कितना मिलना चाहिए। तो शिवम का पहले कैपिटल देख लेंगे 1,48,000। तो कैसे करके टोटल करेंगे हम लोग, इसका टोटल ऐसे कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर वर्किंग नोट में दिखाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, शिवम को क्या क्या मिलेगा, शिवम्स ड्यू अमाउंट, ठीक है, शिवम्स ड्यू, तो उनको कैपिटल का मिलेगा 1,48,000। अच्छा, इसके बाद क्या क्या मिलेगा वो हम लोग यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। तो ये देखो 30,000 ऐड होगा। अच्छा, इसके बाद 30,000 के बाद यहाँ पर 9900 लिख लेते हैं, 30,000 और 9900। पहले मिलेगा 30,000 गुडविल का, 9900 ये मिल रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का। जनरल रिजर्व का 20,000, जनरल रिजर्व का 20,000 ऐड करने से ही पता चल जाएगा कितना मिल रहा है। तो ये अमाउंट होता है 1,48,000 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 9900, 2,07,900, 2,07,900 ये इनको मिलेगा। तो ये वर्किंग नोट 3 में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 2,07,900, 2,07,900, 2,07,900। और बोला था रिकंस्टिट्यूटेड, यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल कैपिटल 3 लाख करना है, विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय सत्यम एंड सुंदरम इंडिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब 3 लाख कैपिटल बनाना है, उसके लिए अगर इनको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो ये लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग वो चेक कर लेते हैं कि इनको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं सत्यम कैपिटल, ये कितना होगा, सत्यम कैपिटल कितना बन रहा है। तो सत्यम का कैपिटल देखो, ये इसीलिए चेक करें कि 3 लाख का कैपिटल में इनका जितना पार्टिसिपेशन है वो रखने के लिए क्या इनको कुछ पेमेंट लाना पड़ेगा या कुछ विथड्रॉल हो जाएगा। इनका 1,95,000 है, ठीक है, और सुंदरम का है 1,12,000, 1,12,000 ये लिख लिया मैंने, 1,12,000। अब देखते हैं इनको क्या क्या मिलने वाला है। तो सत्यम का 10,000, सुंदरम का 10 नहीं 18 और 12, 18 और 12 डिडक्ट हो जाएगा गुडविल की वजह से। तो 18 और 12 डिडक्ट हो जाएगा गुडविल की वजह से। तो यहाँ पर लिखते हैं 18 और इसका 12, ठीक है, 18 और 12 ये डिडक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर लोन फ्रॉम सत्यम, ये तो लोन अकाउंट है, लोन टू ये हो गया। अच्छा ठीक है, रिवैल्यूएशन, हाँ सत्यम को मिलेगा 9900, सुंदरम को 19,800, 9900 19,800 रिवैल्यूएशन हो गया। अब रिजर्व का देखो, रिजर्व का 20,000 40,000, 20,000 40,000। अच्छा बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे कि इनका कैपिटल कितना बन रहा है। तो इनका कैपिटल जो है ये आफ्टर रिटायरमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, 1,95,000 माइनस 18,000 प्लस 9,900 प्लस 20,000, ठीक है। तो ये आ रहा है 2,06,900। बट इनको अपना कैपिटल कितना रखना है, 1,20,000 रखना है, ठीक है। अगर इनको अपना कैपिटल 1,20,000 रखना है तो ये क्या करेंगे, ये जो है अमाउंट विथड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। कितना विथड्रॉ करेंगे, माइनस करते हैं 1,20,000, 86,900 विथड्रॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे करके, विथड्रॉल 2,06,900 बन रहा है, रखना है 1,26,000 का कैपिटल। तो विथड्रॉल अमाउंट 86,900, इसका एक हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। अच्छा सिमिलरली हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनका कितना हो रहा है, 1,12,000 माइनस 12,000 प्लस 19,800 प्लस 40,000। तो इनका कैपिटल बन रहा है 1,59,800, जबकि इनको करना है 1,80,000, मतलब इनको लेके आना पड़ेगा। कंट्रीब्यूटेड हो जाएगा 20,200। तो कंट्रीब्यूट 20,200 कैसे फाइंड आउट किया,
इनको कैपिटल बनाना है 1,80,000, इनका कैपिटल बना हुआ है 1,59,800, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे तो वर्किंग नोट के थ्रू से कर रहे हैं। 20,200 जो है इनको एडिशन करना पड़ेगा, तो इसका 2 एंट्री लास्ट में और हो जाएगा। तो सत्यम जो है विथड्रॉल करेंगे, तो सत्यम कैपिटल डेबिट टू बैंक, और अमाउंट है 86,900 being capital adjust in PSR। PSR में एडजस्ट करने के वजह से 86,900 का इनको विथड्रॉल करना पड़ेगा और 20,200 का इनको इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट पैसा लाना पड़ेगा टू सुंदरम कैपिटल 29,200 being कैपिटल एडजस्ट इन PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, एंट्रीज जो है सारे बन गए। अब हम लोग को सिर्फ बैलेंस शीट बना के देना। तो बैलेंस शीट एज ऑन, तुम लोग ऐसे मत लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना 1/4/2020। तो देखते हैं क्या था। सबसे पहले बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग कितने का था 2,50,000। इसमें चेंजेस क्या हुआ है, बिल्डिंग का वैल्यू 50,000 से बढ़ जाएगा। अच्छा बिल्डिंग का वैल्यू 50,000 से बढ़ा देना है, तो 2,50,000 था, 50,000 से बढ़ा दो 3 लाख। अच्छा बिल्डिंग के बाद है प्लांट, 1,60,000 का था, इस पे डिप्रिशिएशन बोला गया था, तो लेस करते हैं। ये देखो प्लांट 16,000 से कम करना है, 16,000 से कम कर देंगे, तो 1,60,000 माइनस 16,000 144। प्लांट के बाद इन्वेस्टमेंट, ये टेक ओवर हो चुका है, नहीं लिखना है। स्टॉक 45,280, ये जैसा है वैसा रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 45,280। अच्छा नेक्स्ट है स्टॉक के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल है 68,000, लेस हो जाएगा पीबीडीटी 68,000 और पीबीडीटी 3400 तो 006 64,600। ठीक है, और बैंक का है 95,720। ठीक है, और एडिशन होगा और कुछ डिलीशन होगा, तो ऐड हो जाएगा ये 29,200, लेस हो जाएगा 86,900, 86,900 लेस 20,200 ऐड 20 है कि 29 है, 20 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 20 है। $20,200 ऐड हो जाएगा। अब चेक करते हैं, और तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कितना बन रहा है, 95,720 माइनस 86,900 प्लस 20,200, तो ये हो रहा है 29,020। अब ऐड कर लेते हैं 64,600 प्लस 45,280 4,44,000 5,82,900। इसके बाद इधर कैपिटल सत्यम सुंदर और शिवम स्लोन
ये लिखना पड़ेगा। और बाकी देखते हैं इधर क्या है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड लोन फ्रॉम सत्यम, ये कैंसिल आउट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर 75,000, ये लिख दो। सन्ड्री क्रेडिटर 75,000। अच्छा, लोन फ्रॉम शिवम 2,07,900, ठीक है, 2,07,900, 2,07,900। और ये दोनों का कैपिटल मिला के 3 लाख होगा। हम इंडिविजुअली भी लिख देते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हम लोग का टैली पाएगी, फिर अमाउंट जो है यहाँ पे लिखते हैं। तो 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख से 507900, 507900, 75,000। हाँ, मैच तो हो गया। 5,82,900। अब ये इंडिविजुअली जो है वो भी लिख देते हैं कैपिटल। ये देखो कैलकुलेट किया हुआ है मेरा, ये देखो 1,20,000 और 1,00,000। बस वर्किंग नोट ना जहां जहां रेफर करना है वहां लिख देना है ब्रैकेट में कि वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। वो चीज मैंने उतना डिटेल्स में नहीं लिखा है, लेकिन तुम लोग को लिख देना है। जैसे कि ये कैसे आया कि ये लोन का अमाउंट कैसे आया, तो हम लोग यहाँ पर जो वर्किंग नोट बना रहे हैं शिवम स्टीव, यहाँ पर लिख देंगे कि रेफर वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है, ये वाला चीज लिख देना है। और ऊपर लिखना है इन द बुक्स। तो प्रेजेंटेशन जो है वो लेकिन प्रॉपर रखना है, ठीक है। तो देखो हम लोग का जो है रिटायरमेंट का क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गया, मतलब इलास्ट्रेशंस का जो क्वेश्चंस था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है एमसीक्यूज है और मतलब जैसे ट्रू फॉल्स वगैरह रहता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल इलास्ट्रेशन वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज कर दिया, बस 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी यही रिटायरमेंट वाला ही करेंगे, ये 2 क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह जो है ये करेंगे, एक क्लास लगेगा। उसके बाद हम लोग जो है डेप्थ का जो चैप्टर है वो करेंगे। उसके बाद हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब जेएलपी वाला कंसेप्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं।